नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना गायतोंडे, गणपत पार्सेकर कॉलेज ऑफ एजुकेशन की हिंदी विभाग की सहायक प्राध्यापिका। आज हम इस व्याख्यान के दौरान हिंदी कहानी साहित्य के कहानी आंदोलन पर चर्चा करेंगे और विभिन्न कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तकों के बारे में हम जानेंगे। कहानी आंदोलन की विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। व्याख्यान के बाद आप इन सभी विषयों से परिचित होंगे। कहानी आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो नई कहानी का दौर 1960 तक का रहा और 1960 के बाद का जो समय था वो समकालीन कहानी कहलाया और इसमें कई धाराएं थी दिखाई देती है हमको जो कहानी आंदोलन के रूप में हमें नज़र आती है। इस कहानी आंदोलन या हम समकालीन कहानी की जब हम बात करते हैं तो कई आंदोलन इस समय में हुए। कहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी, समांतर कहानी, सक्रिय कहानी, जनवादी कहानी। कहानी ये पहला आंदोलन था। 1960 से इसका प्रारंभ माना गया। इसके जो प्रवर्तक थे वो गंगा प्रसाद विमल थे। कहानी नाम से ही कुछ विरोध एवं निषेध को दर्शाता है और ये कहानी अपने आप में जो कहानी के स्वीकृत मानदंड हैं उनको तोड़ती हुई नजर आती है। 1960 के ही दौरान में फ्रांस में एंटी स्टोरी मूवमेंट चल रहा था और ये जो आंदोलन है उस मूवमेंट से काफ़ी प्रभावित है। इन कहानियों की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है: जीवन मूल्यों का तिरस्कार, परंपरा का पूर्ण नकार, अतिशय आधुनिकता, यौन उन्मुक्तता, शिल्पगत अमूर्तता। तो जीवन मूल्यों की जब हम बात करते हैं तो ये जो कहानियाँ हैं जीवन मूल्यों का एक तरह से तिरस्कार या जीवन मूल्यों के प्रति अनास्था का भाव इन कहानियों में दिखाई देता है। ये किसी भी प्रकार के इस तरह के मूल्यों को स्वीकार नहीं करते थे। परंपरा का पूर्ण नकार इन्होंने किया। कोई परंपरागत या व्यवस्था से बंधी हुई चीज़ों को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इनकी कहानी में एक तरह से परंपरागत चीज़ों के प्रति गुस्से का भाव भी नजर आता है। अतिशय आधुनिकता इन कहानियों में दिखाई देती है, चाहे वो संबंधों को लेकर के हो, विचारों को लेकर के हो या परिवेश को लेकर के हो। अत्यधिक आधुनिकता का भाव यहाँ पे दिखाई देता है। और यौन उन्मुक्तता है इस कहानी में, चाहे स्त्री पुरुष के संबंध हो। स्त्री पुरुष के जो संबंध है उसको इतना अधिक इन लेखकों ने वर्णन किया है कि जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ पर भी इन संबंधों का चित्रण इन लेखकों के द्वारा किया गया। शिल्पगत अमूर्तता है यहाँ पर। एक तरह से ये जो कहानी है शिल्पहीन कहानी है। ये किसी भी पुराने शिल्प को या नए शिल्प को स्वीकार नहीं करते। जो भी जैसा चाह रहा है उस भाषा का प्रयोग कर रहा था, जैसा कथ्य ला रहा है वैसा कथ्य। तो ये यहाँ पर कोई एक शिल्प प्रधान चीज़ हमको दिखाई नहीं देती। यहाँ पर शिल्पहीनता हमको नजर आती है। अगली जो कहानी आंदोलन है वो सचेतन कहानी। इसका जो प्रारंभ है 1964 में हुआ आधार पत्रिका के माध्यम से। इसके प्रवर्तक महिम सिंह माने जाते हैं। यहाँ पर जो इन आंदोलन की जो विशेषता है वो ये है कि संघर्ष के प्रति जागरूकता का भाव यहाँ पे दिखाई देता है। संघर्ष से पलायन ना करके उससे जूझने की बात लेखक करता है अपनी कहानी में। जीवन की जो घुटन है उसको वो बार बार दोहराता नहीं, यानी नकारात्मकता को छोड़ करके एक सकारात्मक भाव की ओर बढ़ती हुई कहानी नजर आती है। निराशा है, ऊब है, कुंठा है, अकेलापन है आदि का इन ऐसी विकृतियों का ये विरोध करता है। भारतीय परिवेश के भीतर सहज गति से जो जीवन चल रहा है, प्रवाहमान जीवन है, उसको स्वीकारने की बात इन कहानियों में की गई है। और महिम सिंह स्वयं जहाँ एक ओर कहते हैं कि जीवन की भयावह स्थिति को वो बताते हैं तो वहीं दूसरी ओर उन परिस्थितियों से किस तरह से जूझा जा सकता है और जूझने के लिए जो प्रेरणा है उसे भी इन कहानियों में दिखाया गया है। अगला जो आंदोलन है वो है सहज आंदोलन, सहज कहानी आंदोलन। 1968 में इसकी शुरुआत हुई नई कहानी पत्रिका के माध्यम से। प्रवर्तक अमृत राय थे। सहज कहानी का जो कथाकार है वो रस को, आनंद को महत्व देता है। आडंबर को छोड़ करके सहज होकर के लिखने पर भी जोर देते हैं। ये उन कहानियों पर जोर देते हैं जो पाठक को संवेदित कर सके, अपनी ओर खींच सके, अपने में बांध सके। ऐसी कहानी की ओर ये ज़्यादा जोर देते हैं। इसके बाद आती है समांतर कहानी। 1972 में कमलेश्वर के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत हुई सारिका पत्रिका के माध्यम से।
समांतर कहानी एक तरह से आम आदमी की कहानियों के बारे में बात होती है, या आम आदमी के जीवन के बारे में बात होती है। आम आदमी के द्वारा आम आदमी के लिए लिखी गई आम जिंदगी की कहानी है ये। एक तरह से स्वयं आम आदमी के लेखक की हैसियत से अपनी समस्याओं को, जीवन की जटिलताओं को, अपने संघर्षों को बताता चलता है। और ये जो कहानियाँ हैं आम आदमी के पक्ष में हमको खड़ी हुई नजर आती है। उस समय की जो युगीन सच्चाई थी, खुरदुरे जो यथार्थ थे, उसका भी अंकन इन कहानियों में दिखाई देता है। सामंतवाद है, पूंजीवाद है, धार्मिक शक्तियों जैसी बड़ी शक्तियां हैं, उसको ये उखाड़ फेंकने की बात करती है। उसके सामने झुकने की बजाय उसे इस या ऐसी शक्तियों का जो शोषण को बढ़ावा दे, या जिसकी वजह से समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग शोषित हो, उस शक्तियों को ये नाश करने की बात करती है ये कहानी। इस समय की जो कहानियाँ लिखी गई, इस समय में कमलेश्वर के साथ कई कहानीकार थे। भीष्म साहनी, हिमांशु जोशी, सुधा अरोड़ा लिख रही थी, मेहरुनिशा परवेज इस पर लिख रही थी, जितेंद्र भाटिया, मधुकर सिंह, स्वदेश भारती आदि कई कहानीकार हुए जो समांतर कहानी आंदोलन से जुड़े और अपना लेखन किया। इसके बाद आती है सक्रिय कहानी। 1979 में ये कहानी लिखी गई। कहानी आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके जो प्रवर्तक थे वो राकेश वत्स थे। मंच पत्रिका के माध्यम से इस आंदोलन की शुरुआत हम मानते हैं। सक्रिय कहानी चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की बात करती है, और उस ओर जाने वाली कहानियाँ हमें इसमें दिखाई देती है। यह उस समझ और एहसास की कहानी है जो मनुष्य को किंकर्तव्य मूर्ता से, यानी एक तरह से निराशा से या फिर उलझन से, किसी तरह के कन्फ्यूज़न से मुक्ति की बात ये कहानी करती है, और अपनी कमज़ोरी से लड़ने के लिए भी ये तत्पर करती है। एक तरह से प्रेरणादायक की कहानियाँ हमको नज़र आती है। सक्रिय कहानी आंदोलन के अंतर्गत जो कहानियाँ लिखी जाती थी, उसमें संघर्षरत मनुष्य के शोषण की बात, उससे किस तरह से मुक्ति दिलाई, उसे वो किस तरह से इससे मुक्ति पा सकता है, इस तरह की बातें हमको इस कहानी में नज़र आती है। इस समय के जो लेखक थे वो रमेश बत्रा, चित्रा मुद्गल, सच्चिदानंद धूमकेतु, धीरेन्द्र अस्थाना आदि कई लेखक हुए जिन्होंने सक्रिय कहानी आंदोलन में अपना लेखन कार्य किया। इसके बाद आती है जनवादी कहानी। 1982 में दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार मंच की स्थापना के बाद जनवाद को अपना आधार बनाया गया, और समाज का जो सर्वहारा वर्ग था, मजदूर, किसान, दलित, शोषित वर्ग, ये इनको केंद्र में रख कर के कहानी लिखी जा रही थी। और यही जो लेखन था एक तरह से बाद में आंदोलन का रूप ले लिया। जनवादी कहानीकार ये मानते हैं कि कहानी के तत्कालीन आंदोलन, जैसे जितने भी आंदोलन उस समय में चल रहे थे, चाहे वो नई कहानी हो, समांतर कहानी आदि, जिसमें स्वयं आम आदमी की भी बात हो रही थी, वो सभी कहानी एक तरह से कह तो रहे थे जहाँ पर आम आदमी है, जहाँ पे सर्वहारा वर्ग है, लेकिन उनका जो संघर्ष में जीवन है वो कहीं उनको ऐसा लगता था कि धूमिल होता हुआ नज़र आता था। तो जनवादी कहानी में उनके संघर्ष को बहुत बखूबी बताया गया। ये जो आंदोलन है सर्वहारा वर्ग को लेकर के लिखा जा रहा था, मतलब ये कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स या मार्क्सवाद से प्रभावित था। जनवादी कहानी को हम एक तरह से प्रगतिशील कहानी का ही विस्तृत रूप मान सकते हैं। जनवादी कहानी आंदोलन में कई लेखकों ने अपनी कहानियाँ लिखी। यशपाल रागे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, मार्कंडेय थे, भीष्म साहनी थे, ज्ञानरंजन, काशीनाथ सिंह, असगर वजाहत और उदय प्रकाश जैसे लेखकों ने जनवादी कहानियाँ लिखी। इस तरह से हमने समकालीन कहानियों के अंतर्गत, समकालीन कहानियों में जो कई धाराएं थी अलग अलग आंदोलन के रूप में नज़र आती हैं, उन आंदोलनों के बारे में देखा, प्रवर्तकों को जाना, और किस आधार पर ये आंदोलन चल रहे थे, उनकी क्या विशेषताएं थी, इसको हमने समझा। धन्यवाद।